ठीक है। इसके बाद मेजरमेंट और इवैल्यूएशन का डिफरेंस पिछले यूनिट में भी था। मेजरमेंट का मतलब बेटा सिर्फ और सिर्फ मार्क्स से होता है। ठीक है, मतलब कि आपने एक टेस्ट लिया और उसमें मार्क्स दे दिए 10 आउट ऑफ 8, सॉरी 8 आउट ऑफ 10। ठीक है, ये मार्क्स है, ये मेजरमेंट है। जब आप किसी चीज को माप देते हो, उसके अंदर कोई संख्या दे देते हो, कोई ग्रेड दे देते हो, अल्फाबेट लेटर ये सब लिख देते हो, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। ठीक है, 90%, 80%, ये मापन है, ये मेजरमेंट है कि भाई इसको चैप्टर में बच्चे को इतना समझ आया है कि ये 10 में से 8 मार्क्स लेकर आ पाया। इवैल्यूएशन क्या है कि वो हर एक चीज देखेगा कि इसके अंदर बच्चे की कहाँ कमजोरी आ रही है, बच्चे को कहाँ पे वीकनेस आ रही है, कहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, किस टॉपिक में वो बहुत अच्छा है, किस टॉपिक में वो बहुत कमजोर हो रहा है। ठीक है, कौन से टॉपिक में मुझे उसको दोबारा समझाने की जरूरत है, कौन से टॉपिक में उसको फीडबैक की जरूरत है। ठीक है, ये इवैल्यूएशन होता है। तो इवैल्यूएशन के अंदर बच्चे पे काम किया जाता है, वर्क किया जाता है। मेजरमेंट के अंदर बस उसको मार्क्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन आप पढ़ लेना कि कैरेक्टरिस्टिक्स इवैल्यूएशन की क्या होती है। कि एक तो कॉन्टिन्यूस होता है बेटा, निरंतर होता है, कि मतलब लगातार चलने वाला। ये नहीं कि बस साल में 2 बार आपने एग्जाम ले लिया इवैल्यूएशन हो गया, नहीं। जैसे आपके क्लास टेस्ट होते रहते हैं, ओरल टेस्ट होते रहते हैं, यूटी होते रहते हैं, सब क्या है, इवैल्यूएशन की प्रक्रिया है। अलग अलग एक्टिविटीज कराती रहती हैं टीचर्स, ये देखने के लिए कि बच्चे कैसा समझ पा रहे हैं। डिस्कशन मेथड हो रहा है, ठीक है, डिबेट्स हो रही हैं, स्पीच हो रही हैं, ये सब इवैल्यूएशंस के तरीके हैं। ठीक है, व्यापक होता है, तो इवैल्यूएशन जो होता है ये व्यापक होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, यानी कि ओवरऑल सिलेबस को कवर करता है। ठीक है, वो सिलेबस के हर एक हिस्से को बच्चे को हमें समझाना है। ठीक है, केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं होता, इवैल्यूएशन के अंदर हम बच्चे को एक्सप्लोर करवाते हैं क्लास के बाहर भी। मतलब कि जो नॉन करिकुलर एक्टिविटीज होती है हमारी, को करिकुलर जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें बच्चा खेल कूद कर रहा है या दूसरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो भी आती है इवैल्यूएशन के अंदर। उसमें भी हम ये देखते हैं कि बच्चा कितना पार्टिसिपेट करता है अलग अलग एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है, बच्चा जो है उसमें कितना एक्टिव रहा है किसी भी गेम के अंदर, या कोई भी मैंने ऐसी एक्टिविटी कराई है जैसे कि ड्राइंग कंपटीशन हो गया, या कोई इवेंट हो रहा है तो उसमें डांस या म्यूजिक हो रहा है, या प्ले हो रहा है। ठीक है, हम कोई गेम खेल रहे हैं प्ले ग्राउंड में जाके, तो वहाँ पे बच्चा हमारा कितना एक्टिव रह रहा है, कितना ज्यादा उसको समझ आ रही है वहाँ पे वो चीजें, इस चीज के ऊपर भी इवैल्यूएशन होता है। शिक्षा के सभी साधनों से भी संबंधित होना, एजुकेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब से रिलेटेड होता है इवैल्यूएशन। ठीक है, शिक्षा प्रणाली में सुधार करता है इवैल्यूएशन, हमारी एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाता है। ओके, अब इसके बाद पेज नंबर 116 पे आप देखेंगे तो आपके 2 तरीके के असेसमेंट दे रखे हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट। ठीक है, फॉर्मल असेसमेंट वो हो जाते हैं बेटा आकलन जिसके अंदर प्रॉपर आपकी एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आपका मिड टर्म एग्जाम होता है और फाइनल ईयर एग्जाम होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मल असेसमेंट है। और इनफॉर्मल असेसमेंट होते हैं जैसे कि छोटे मोटे टेस्ट लेती रहती हैं टीचर्स। ठीक है, ओरल टेस्ट ले लिया, ये इनफॉर्मल असेसमेंट कहलाते हैं। इसके बाद पेज नंबर 117 पे नीचे आओगे तो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होते हैं बेटा, जो आपका साल भर चले वो प्रक्रिया, प्रोसेस बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट को। ठीक है, वो प्रक्रिया जो साल भर चलती है। ठीक है, और इसके अंदर टीचर जो है जैसे ही जो कुछ भी पढ़ा रहा होता है उसका हाथों हाथ वो आकलन करता रहता है कि मेरे बच्चे कितना सीख रहे हैं। ठीक है, और आकलन यानी असेसमेंट करते करते वो ये देखता रहता है कि मुझे मेरे बच्चों को कहाँ डायग्नोस करना है ना। तो वो डायग्नोस भी हाथों हाथ करता रहता है। इसके अंदर वो रेमेडी भी देता रहता है बच्चों को कि भाई हाँ भाई ये वजह है, मतलब मेरी इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को ये मेथड चेंज करना चाहिए, मेरा बच्चा इस मेथड की वजह से नहीं समझ पा रहा है तो मैं दूसरा मेथड यूज कर लेती हूँ ताकि मेरा बच्चा समझ जाए। ठीक है, तो डायग्नोस और रेमेडी वो हाथों हाथ देती रहती है, और फीडबैक भी चलता रहता है। बच्चे टीचर को फीडबैक देते रहते हैं, टीचर बच्चों को फीडबैक देती रहती है, पेरेंट्स को फीडबैक दिया जाता रहता है। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है आपका। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि बच्चे की जो लर्निंग है उस पे उसी वक्त काम हो रहा होता है, उसी वक्त उसके ऊपर उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है उनको ठीक किया जा रहा होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट पूरे साल चलता है, इसमें क्लास टेस्ट, ओरल टेस्ट, यूटी टेस्ट, ठीक है, डिबेट, डिस्कशंस, ये सब आ जाते हैं। ओके, इससे बच्चे की जो लर्निंग है वो बेहतर हो जाती है।
इसके बाद समेटिव असेसमेंट है 119 पेज पे। समेटिव असेसमेंट बेटा आपके मिड टर्म एग्जाम्स और फाइनल एग्जाम्स को बोलते हैं, ठीक है। जो आपके सितंबर मार्च के पेपर होते हैं ना, उनको समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। तो समेटिव असेसमेंट बेसिकली प्रोडक्ट होता है, उत्पादक होता है, उत्पाद होता है, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब कि अब हमने पढ़ा दिया तुम्हें, ठीक है, अब ये तुम्हारा रिजल्ट है, ये समेटिव असेसमेंट होता है। इसके अंदर बेटा कोई डायग्नोस या कोई रेमेडी या कोई फीडबैक नहीं दिया जाता। इसके अंदर रिजल्ट उठा के पकड़ा दिया जाता है कि भाई 6 महीने हमारे हमने आपके बच्चे को पढ़ाया था, 6 महीने बाद देखो हमने इसका समेटिव असेसमेंट लिया है, ये रिजल्ट आया है इसका, मतलब कि 80 मार्क्स आए हैं या 70 मार्क्स आए हैं। तो ये मार्क्स पे ज्यादा डिपेंडेंट होता है, इसके अंदर मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। इसके अंदर बच्चे पे फिर बच्चे ने जो भी कुछ भी सीखा है उसके ऊपर वर्क नहीं किया जाएगा, बस ये देखा जाएगा कि हाँ इसने कितना सीख लिया। ये समेटिव असेसमेंट होता है आपका। पेज नंबर 121 पे आओगे, स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होते हैं ना बेटा, ये लार्ज पॉपुलेशन के लिए होते हैं, जैसे कि आपका बोर्ड का एग्जाम होता है ना, जैसे कि आपके क्या बोलते हैं, ये सी टेट हो गया, ठीक है, जैसे अभी आपके बी एड हो रहे हैं, तो ये लार्ज स्केल पे हो रहे हैं पेपर। ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जो ज्यादा पॉपुलेशन के लिए बिल्कुल सेम हो, जैसे कि आपका होम एग्जाम होता है सितंबर मार्च वाला, और जो ये जो पेपर होते हैं सितंबर और मार्च वाले, ठीक है, ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, क्योंकि इसमें चारों सेक्शन के बच्चों के लिए सेम टेस्ट पेपर बनता है, एग्जाम पेपर बनता है। टीचर टेस्ट क्या होता है कि सेक्शन ए की टीचर अपना टेस्ट पेपर बना के ले रही है, सेक्शन बी की टीचर जो है वो अपना टेस्ट बना रही है, सेक्शन सी की टीचर अपना टेस्ट बना रही है, सेक्शन डी की टीचर अपना टेस्ट बना रही है। तो टीचर्स टेस्ट जो होते हैं ये नॉन स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, मतलब कि छोटी पॉपुलेशन पे इस्तेमाल होते हैं ये, तो एक एक क्लास के ऊपर, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 122 पे आएंगे, वापस से इसके अंदर बेटा फॉर्मेटिव असेसमेंट दे रखा है आपका, ठीक है। फिर आपका पेज नंबर 123 पे पोर्टफोलियो दे रखा है। पोर्टफोलियो क्या होता है बेटा? पोर्टफोलियो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर बच्चे की जितनी भी अचीवमेंट्स या नॉन अचीवमेंट्स है, फेलियर्स है, ठीक है, उनके प्रूफ रखे जाते हैं, एविडेंस रखे जाते हैं। जैसे कि भाई बच्चा जो है उसने किसी कंपटीशन में पार्ट लिया था, या क्लास में वो फर्स्ट आया था या नहीं आया था, ठीक है, या कहीं पे मतलब कि कोई भी चीज़ है, उसकी अचीवमेंट है या नॉन अचीवमेंट्स है, उनके जो एविडेंस होते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट्स हो गई, फोटोग्राफ्स हो गई, वो उस प्रोफाइल के अंदर रखी, पोर्टफोलियो के अंदर रखी जाती है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये डॉक्यूमेंट जो होता है पोर्टफोलियो, इसको आगे वाली क्लास की टीचर को दे दिया जाता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि ये जो बच्चा है इसको कितना आता है। इसके बाद वापस से आपका समेटिव असेसमेंट आ रखा है, ठीक है। अब समेटिव असेसमेंट बेटा, समेटिव असेसमेंट के अंदर वापस से वही सारे टेस्ट आ गए आपके, ओरल टेस्ट हो गया, ऐसे टाइप टेस्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो गया, ठीक है, टेस्ट थ्रू असाइनमेंट हो गया, ये अभी हमने पिछली यूनिट में ही पढ़ा था, तो ये सारे समझा देना आप। ओरल में जब टीचर ओरल क्वेश्चन पूछती है, ऐसे में जब आप लॉन्ग आंसर्स लिखते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनमें वन वर्ड के आंसर्स होते हैं। फिर आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट आ गया 129 पेज पे, तो अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिख के उनके एग्जाम्पल्स लिख देना, है ना। इसके बाद सीसीई पैटर्न आ गया, ये भी बता रखा है मैंने, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसके अंदर लगातार आपका पूरे सिलेबस को कवर करते हुए एक मीनिंगफुल इवैल्यूएशन चलता रहता है पूरे साल, ठीक है। फिर ये शैक्षिक कक्ष छोड़ दो, सीधे आओ पेज नंबर 149 पे। 149 पे फिर डायग्नोसिस दे रखा है, ये मैथ्स में और ईवीएस में मैंने अच्छे से करा रखा है ना। तो डायग्नोस का मतलब क्या होता है? कारण पता करना कि मेरे बच्चे को परेशानी कहाँ आ रही है, सिर्फ कारण पता करना। तो इसको कैसे लिख सकते हो कि जब जैसे हमें कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें डायग्नोस करता है, डायग्नोस करके वो हमें बताता है कि हमारी दर्द की तकलीफ के कारण क्या है, ठीक है। तो इसी तरीके से टीचर जो है वो भी डायग्नोस करता है कि मेरे बच्चे को कहाँ पे परेशानी आ रही है, कारण क्या है कि वो फेल होता जा रहा है बार बार, ठीक है। और जब डायग्नोस कर लेंगे तो जैसे डॉक्टर हमें रेमेडी देता है, दवाई देता है, ट्रीटमेंट देता है, वैसे ही टीचर भी बच्चे को ट्रीटमेंट देती है, रेमेडियल क्लास देती है, ठीक है। उसमें वो बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, ठीक है। इसके बाद आपका पेज नंबर 152 पे बेटा सामूहिक ट्यूटोरियल, वही है पीयर ट्यूटोरिंग, जिसमें बच्चा बच्चे को पढ़ाता है, ठीक है, ग्रुप्स में पढ़ाते हैं सब एक दूसरे को, ये बता ही रखा है मैंने। फिर आ जाओ पेज नंबर 157 पे आओ, होम स्कूल पार्टनरशिप।
होम स्कूल पार्टनरशिप क्यों ज़रूरी है बेटा? कि घर और स्कूल के अंदर एक अच्छी पार्टनरशिप होनी चाहिए। टीचर्स जो है पेरेंट्स के कांटेक्ट में रहना चाहिए, पेरेंट्स जो है वो टीचर के कांटेक्ट में रहना चाहिए। इससे क्या होता है, दोनों एक दूसरे को बता पाते हैं कि बच्चा घर में क्या कर रहा है और स्कूल में क्या कर रहा है। ठीक है, जब दोनों को जानकारी रहेगी बच्चे के बारे में तो दोनों जो है वो वर्क कर पाएंगे मिलजुल कर। ठीक है, इसीलिए दोनों का एक दूसरे के साथ संपर्क करना और सहयोग बनाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि बच्चे का बेटर डेवलपमेंट हो सके। 159 पेज पे देखो, आपका समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है बेटा सारे बच्चों को एक ही जगह पे लेके पढ़ाना, चाहे वो नॉर्मल बच्चे हों, विकलांग बच्चे हों आपके, ठीक है, पुअर बच्चे हों, पिछड़े हुए वर्ग के बच्चे हों, कोई भी बच्चे हों, ठीक है, किसी भी जाति धर्म के बच्चे हों, हर बच्चे को आपने एक ही क्लासरूम के अंदर पढ़ाना है। इसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं कि इंक्लूड करो सबको, किसी को भी अलग मत करो किसी भी आधार पर। ठीक है, इक्वालिटी रखो, इक्विटी रखो। इसके बाद इसके बाद बेटा यूनिट 4 पे आ जाओ। यूनिट 3 खत्म हो गई तुम्हारी। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या है भैया? लाइब्रेरी एक ऐसा आलय होता है, एक ऐसा हॉल होता है जिसके अंदर जो है अलग अलग प्रकार की बुक्स रखी होती हैं, जिसमें जाके बच्चे जो है किताबों को पढ़ के अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी के एम क्या है भाई? एक तो भाई लाइब्रेरी मैंने लिखवा रखा है आपको वैसे शुरुआत में कि भाई अच्छी आदत पैदा होती है, ग्रुप सेल्फ स्टडी कर पाता है बच्चा, एंटरटेन कर पाता है। इसके पॉइंट्स मैंने आपको यूनिट 1 में लिखवा रखे हैं, तो ये लाइब्रेरी वाला तो आप यूनिट 1 से कर लेना। ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी दे रखी हैं, तो भाई पब्लिक लाइब्रेरी होती है जो हमारी कम्युनिटी बनाती है। ठीक है, जैसे दिल्ली में कई सारी पब्लिक लाइब्रेरी हैं, तो वहाँ पे कोई भी जाके लाइब्रेरी में पढ़ सकता है। कक्षा पुस्तकालय होता है, क्लास लाइब्रेरी, क्लास के अंदर ही एक ऐसा रैक बना दिया जाता है जिसमें अलग अलग बुक्स रख दी जाती हैं और बच्चे वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, विषय पुस्तकालय, सब्जेक्ट लाइब्रेरी होता है जिसके अंदर पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ही बुक्स होती हैं, है ना। इसके बाद श्रव्य दृश्य पुस्तकालय, वो ऐसी होती हैं जहाँ पे आपके TLMs होते हैं, ऐसी लाइब्रेरी जहाँ पे आपके टीचिंग एड्स रखे होते हैं। ओके, इसके बाद बुक्स और मटेरियल्स भी हमने लिखा हुआ है यूनिट 1 के अंदर। फिर यूनिट 1 से कर लेना लाइब्रेरी वाला पूरा। फिर ऑडियो विजुअल एड्स आ गए बेटा 174 पेज पे, इसको तुम EVS से कर लेना। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स TLM वाला ये वापस से आपका चार्ट, पोस्टर, फिल्म वगैरह ये सब, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मेथड सारे हमने कर रखे हैं मैथ्स और EVS में। इसके बाद फिल्म्स के बारे में दे रखा है पेज नंबर 181 पे। तो फिल्म्स के बारे में बेटा यही बता देना कि बच्चों को फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज जो होती हैं वो दिखा के हम उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंस दे सकते हैं। ठीक है, फिर टेलीविज़न के बारे में दे रखा है, ये इतना सब नहीं आता है। पेज नंबर 188 पे आ जाओ। ICT, ICT में बेटा जितना कंप्यूटर के बारे में जानते हो सब लिख देना। ठीक है, देखो अब यहाँ पे बिल्कुल एक एक चीज़ लिखी हुई है तुम्हारी। ICT क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इसमें कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो देखो पहले इसमें इन्होंने कंप्यूटर के बारे में बता रखा है कि कंप्यूटर क्या होता है पूरा, उसकी ज़रूरतें क्या है। भाई कंप्यूटर से हमारा काम आसान होता है, हमारा टाइम बचता है। ठीक है, हम इंटरनेट पे एक्सप्लोर कर पाते हैं, हम जो चीज़ें हमें किताबों में नहीं मिलती वो हमें इंटरनेट पे मिल जाती है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर का इतिहास दे रखा है इन्होंने कि भाई कंप्यूटर कैसे कैसे बने थे। तो जैसे पहले एक दो याद कर लेना, इसमें अबेकस याद कर लेना कि अबेकस नाम का अबेकस आया था। ठीक है, जिसमें बीड्स होती हैं और डंडे होते हैं, जिसमें हम अबेकस आप सबको पता है ना, चकोर बॉक्स होता है जिसके अंदर तिरछी तारे होती हैं और उसके अंदर मोती पिरोए हुए होते हैं। ठीक है, नेपियर बोन्स आया था आपका। नेपियर बोन्स क्या होता है? उन्होंने हाथी दांत की स्लेटों का प्रयोग करके गणित की जटिल प्रक्रिया जैसे गुना, भाग, वर्गमूल इत्यादि को सरलता से करने की प्रणाली विकसित की थी नेपियर बोन्स के अंदर। ठीक है, ये दो बता देना। इसके बाद कंप्यूटर की विकास की यात्रा, तो इसमें ये जनरेशन वाला, इसको छोड़ दो, पीढ़ी वाला, पहली पीढ़ी तीसरी पीढ़ी, इसमें कौन याद करेगा बैठ के इसको। इसके बाद देखो पेज नंबर 193 में कि कंप्यूटर के अंदर क्या होता है। भाई इनपुट डाला जाता है, उसको प्रोसेस होता है, वो इनपुट जो है वो प्रोसेस होगा, फिर वो हमें आउटपुट देगा। जैसे कि अगर मैं कमांड डालूंगी कंप्यूटर के अंदर, है ना, वो कमांड जो है वो प्रोसेस होगी, फिर वो कमांड जो है खुलकर आएगी, मेरे पास एक आउटपुट आएगा।
ओके, फिर कंप्यूटर के पार्ट्स बता देना बेटा। जैसे इसमें दे रखे हैं 194 पेज पे आप आओगे, है ना। 194 पेज पे देखो हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि हमारा सीपीयू, माउस वगैरह हो गया, है ना, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया। और सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि रैम रोम हो गए, है ना, मेमोरीज हो गई उसके अंदर की। फिर इसमें कीबोर्ड बता देना भाई, कीबोर्ड क्या होता है भाई। इसमें सेट ऑफ कीज होती हैं, गिनतियाँ होती हैं, फंक्शन कीज होती हैं हमारी। माउस होता है, इसमें दो बटन होते हैं, राइट क्लिक होती है, लेफ्ट क्लिक होती है, एक स्क्रोलर होता है माउस के अंदर। टाइप्स ऑफ माउस पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर सीपीयू होता है, ठीक है। सीपीयू जो होता है वो मदर ऑफ कंप्यूटर कहलाता है, इसी के अंदर सारी चीजें स्टोर होती हैं। इसमें रैम रोम होता है, ठीक है। फिर आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर बता देना। मॉनिटर वो स्क्रीन होती है जिसके ऊपर सारी चीजें डिस्प्ले होती हैं। प्रिंटर होता है, प्रिंटर से हम कुछ भी प्रिंट करके निकाल सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर होता है, इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें हम जो भी हमारा विंडोज है वो कौन सी उसके अंदर चलेगी, हमारे कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज कौन सी चलेगी हमारे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें आपने बता देनी है। फिर इसके बाद आप इसमें बता देना कि फाइल कैसे ओपन करते हैं। पेज नंबर 201 पे आप आओगे तो फाइल कैसे ओपन करते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, कट और पेस्ट कैसे करते हैं। राइट क्लिक करो, कट का ऑप्शन आ जाएगा, कट पे क्लिक करो तो वो चीज़ कट हो जाएगी। कॉपी पेस्ट कट ये सब आपको करना आता ही है, ठीक है। इसके बाद फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट दे रखा है, तो भाई राइट क्लिक करो तो न्यू का ऑप्शन आएगा, न्यू पे क्लिक करो तो फोल्डर का ऑप्शन आएगा, फोल्डर पे क्लिक करोगे तो एक नया फोल्डर बन जाएगा। उसके अंदर हम अपनी सारी फाइल्स जो है उस फोल्डर के अंदर डाल सकते हैं, अलग अलग नाम हम उन फोल्डर्स को दे सकते हैं। ये चीज़ें बता देना इसमें, ठीक है। फोल्डर को हम रीनेम कर सकते हैं, फोल्डर को हम मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। वो फाइल को हम कॉपी कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, रिसाइकल बिन के अंदर हम डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो बेसिक है बेटा, ये सब तो आप अपने आप लिख लेना। ये सब कंप्यूटर के बारे में लिख देना जब आईसीटी का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके बाद टूल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो टूल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपके क्या क्या टूल्स आ जाते हैं कि भाई थीम कैसे चेंज कर सकते हैं हम अपने बैकग्राउंड की, हम डेस्कटॉप का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, है ना। विंडो का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, डेट और टाइम चेंज कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे अलग अलग गैजेट्स हम फिट कर सकते हैं। फिर आपका वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड आ जाता है। एमएस वर्ड को कैसे खुलता है ये बता देना कि स्टार्ट के बटन पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमारा ऊपर ऑप्शन आता है एमएस ऑफिस, उसके अंदर हम जाते हैं, फिर वहाँ पे हमारा एमएस वर्ड लिखा हुआ होता है। हम एमएस वर्ड पे क्लिक करते हैं तो हमारी एमएस वर्ड की विंडो खुल जाती है। इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, हम अपनी चीज़ें लिख सकते हैं, पेपर बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से बता दे जाना सारी की सारी चीज़ें। इमेज हम एडिट कर सकते हैं, इसके अंदर इमेज डाल सकते हैं, उनको क्रॉप कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, अलग अलग शेप्स हम इसके अंदर डाल सकते हैं, अलग अलग इमेजेस हम इसके अंदर डाल सकते हैं, बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर हम अलग अलग। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बताते चले जाना। लेटर लिख सकते हैं हम किसी को डॉक्स के अंदर, ठीक है। पैराग्राफ, ऐसे, ये सारी चीज़ें हम डॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं। क्लिप आर्ट होता है, क्लिप आर्ट में इमेजेस सेव्ड होती हैं, उन इमेजेस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। बस इतना काफ़ी है, इतना बाकी सब छोड़ दो। फिर स्प्रेडशीट आ जाता है 2 to 6 पेज पे आपका। स्प्रेडशीट क्या होती है भाई, जिसके अंदर हम टेबल्स बनाते हैं। एक्सेल होता है ना, इंसर्ट का ऑप्शन होता है, इसमें हम सेल इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं। रो या कॉलम हम इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। वर्कशीट हम अलग वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं, ओके। कॉलम की विड्थ चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर हम अपना डाटा मेंटेन करते हैं। मान लीजिए बच्चों की मार्क लिस्ट बनानी है हमें, है ना, परसेंटेज निकालनी है हमें, उनका रिजल्ट बनाना है हमें, तो हम वो स्प्रेडशीट के अंदर बना सकते हैं, एक्सेल के अंदर बना सकते हैं, ओके। इसके अंदर अलग अलग फंक्शंस होते हैं जिससे हम फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला लगा के हम उनकी परसेंटेज निकाल सकते हैं, उनकी ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इन फार्मूले की मदद से स्प्रेडशीट में। इसके बाद सब छोड़ दो, आ जाओ सीधे पेज नंबर 243 पे आ जाओ। इंटरनेट आ जाता है, तो भाई इंटरनेट भी हम सबको पता है कि इंटरनेट की वजह से ही जो है हम एक दूसरे से जो है बात कर पाते हैं, ठीक है। एक देश में बैठ के दूसरे देश के लोगों को हम देख पाते हैं, है ना, फ़ोन कॉल्स हो पाती हैं। www का मतलब बता देना कि www जो होता है ये तुम्हारा किसी भी पेज का, वेबसाइट का जो पेज होता है उसके आगे ये लगता है, ठीक है। फिर इसमें इंटरनेट के अंदर आप मॉडम बता देना कि मॉडम जो होता है इसके ज़रिए से हमारा इंटरनेट चलता है। जब हम इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं तो मॉडम लगता है घर के अंदर, ठीक है। फिर इंटरनेट हमारा अलग अलग ज़रियों से आता है, जैसे ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है, मॉडेम होता है, वायरलेस कनेक्शन होता है, जैसे हमारे फ़ोन में वायरलेस कनेक्शन होता है, ठीक है। इसमें हम गूगल चला सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें बता देना।
गूगल में हम सर्फिंग कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं हम किसी को भी। ईमेल हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिकली किसी को भी लेटर लिख सकते हैं, अपनी बात जो है वो कह सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट के ज़रिए से हम अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने आईसीटी के अंदर बता देनी है। ओके, फिर ये भी आपकी ख़त्म हो गई बेटा। यूनिट 4 भी आपकी ख़त्म हो गई है। यूनिट 5 5 बच्चा है। रिसर्च, रिसर्च क्या होती है बेटा? प्रशिक्षण करना, ठीक है, किसी चीज़ को ढूंढना, खोजना, इसको हम रिसर्च कहते हैं। अनुसंधान वर्ड इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। जब हमें कोई टॉपिक नहीं मिलता तो हम उसके लिए अलग अलग रिसोर्सेज से उसके बारे में खोजबीन करते हैं। खोजबीन कहाँ से होती है? खोजबीन उन जगहों से होती है बेटा जिनके बारे में पहले से रिसर्च हो चुकी है, ठीक है। तो जैसे अथॉरिटीज़ हो गई थी, यानी कि साइंटिस्ट ने अपने थीसिस बना के रखे हुए हैं, उन थीसिस से हम रिसर्च कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि भाई इस चीज़ के अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई? कि जब हम रिसर्च करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमें ये पता चलेगा कि ये जो चीज़ें हैं ये पहले हो चुकी हैं, इनके बारे में पहले बात की जा चुकी है, ठीक है। एजुकेशनल रिसर्च होती है जब आप एजुकेशन के अंदर दायरे में रह के आप रिसर्च करते हो, यानी बच्चों से आप रिसर्च करवाते हो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। ओके, बेसिक रिसर्च लेवल हो गया आपका जिसमें हम बेसिक रिसर्च करवा रहे हैं। ओके, एक्शन रिसर्च क्या होता है बेटा? एक्शन रिसर्च का मतलब होता है जब आप ऑन द स्पॉट उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हो, ठीक है। तो ये टीचर्स करते हैं बेसिकली। एक्शन रिसर्च जो होता है ये टीचर्स का काम होता है। जब हम क्लास के अंदर होते हैं और हमारे सामने कोई परेशानी आके खड़ी हो जाती है तो उसी वक्त हमें उसका समाधान करना होता है, ठीक है। उसको हम डिले नहीं कर पाते। कितनी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमें उसी वक्त उसका समाधान करना होता है, उसको बोलते हैं एक्शन रिसर्च। बिना किसी के डिले किए हुए ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढना, ठीक है। फिर 265 पे देखो, फंडामेंटल और एक्शन रिसर्च के बीच में आपके डिफरेंस दे रखे हैं। तो शैक्षिक सिद्धांतों का विकास तथा जांच के प्रयास किए जाते हैं, बड़ी संख्या पर लागू किए जाते हैं। फंडामेंटल रिसर्च जो है ये लार्ज स्केल पे होता है। एक्शन रिसर्च जो है ये सीमित संख्या पे होता है। आप क्लासरूम में हो भाई, 40 बच्चे हैं, उनके ऊपर आपने एक्शन रिसर्च कर दिया। फंडामेंटल रिसर्च जो है ये केवल विशेषज्ञ जो अपना काम अच्छा जानता है, एक्सपर्ट्स करते हैं फंडामेंटल रिसर्च, जैसे साइंटिस्ट वगैरह हो गए, ठीक है। एक्शन रिसर्च जो है ये कोई भी टीचर कर सकता है। फंडामेंटल रिसर्च जो है बेटा शोध समस्या ढूंढने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। रिसर्च का जो भी प्रॉब्लम है उसको ढूंढने के लिए इसमें बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। एक्शन रिसर्च जो होता है ये ऑन द स्पॉट हो जाता है, उसी वक्त इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है, ठीक है। फंडामेंटल रिसर्च जो है बेटा शोधक अपना शोध कार्य निष्पक्षता से करता है, इसमें कोई भी फेवरेटिज्म नहीं होता, कोई भी बाइस नहीं होता, ठीक है। वो खुद को उस योजना से सम्मिलित नहीं करता, अपने आप को नहीं जोड़ता है वो उस योजना में। लेकिन एक्शन रिसर्च जो होता है अपने अनुसंधान कार्य में वह पूरी तरह डूबा रहता है, ठीक है। विशेष परिकल्पनाओं का विकास किया जाता है। जब हम फंडामेंटल रिसर्च करते हैं तो नई नई हाइपोथेसिस बनती हैं। एक्शन रिसर्च में एक साधारण कथन की परिकल्पना के उद्देश्य की पूर्ति करता है, ठीक है। एक हाइपोथेसिस बनाते हो आप, उसी के आधार पर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। संबंधित साहित्य का गहरा अध्ययन किया जाता है। तो फंडामेंटल रिसर्च में जो भी उससे रिलेटेड लिटरेचर है उसको काफ़ी डीप स्टडी उसकी की जाएगी, ठीक है। एक्शन रिसर्च के अंदर संबंधित साहित्य का गहरा अध्ययन आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। उसका कुछ ज्ञान उद्देश्य की पूर्ति करता है, थोड़ा बहुत ज्ञान आपको होना चाहिए, बस इनफ है। फंडामेंटल में गलती और त्रुटि को कम करने के लिए संपूर्ण प्रयत्न किए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए जाते हैं कि एरर्स को ख़त्म किया जाए, ठीक है। और एक्शन रिसर्च में एक सिंपल सा तरीका अपनाया जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, गलतियों को, एरर्स को निकालने का, ठीक करने का, ठीक है। फंडामेंटल में बेटा जटिल तरीकों से यानी कॉम्प्लेक्स तरीकों से जो डाटा होता है उसको एनालाइज किया जाता है। एक्शन रिसर्च के अंदर एक आसान तरीका अपनाया जाता है जिसमें डाटा को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप बता देना दोनों में। फिर आपका पेज नंबर 266 पे डाटा कलेक्शन आ जाता है। स्टैटिस्टिक्स के बारे में लिख देना बेटा इसमें, ठीक है। कि डाटा कलेक्शन जो होता है इसमें आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं कच्चे माल की तरह, फिर उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है एक टेबल के अंदर, ठीक है। ऑर्गेनाइज किया जाता है तो वो एक मीनिंगफुल मटेरियल बन जाता है जिसके इस्तेमाल से हम पता लगाते हैं कि हमारे जो आंकड़े हैं वो किस काम के हैं। ये फैक्ट्स होते हैं, जो आंकड़े होते हैं ये फैक्ट्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद 269 पे बेटा वापस से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। ये मैथ्स में मैंने करा रखे हैं तुम्हें, रेंज, लोअर क्लास, अपर क्लास, ठीक है। टैली मार्क्स वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेबल्स हो गई,
सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मोड मीडियन। मीन क्या होता है बेटा, मैं बता देती हूँ, देखो पेज नंबर 271 पे मीन होता है आपका एवरेज, जितनी भी संख्या दे रखी है, जितना भी डाटा दे रखा है, सबको प्लस करके अपॉन में जितनी बार दे रखा है वो कर देते हैं, है ना। जैसे कि आपको 1 2 3 5 एक डाटा दे रखा है, तो आप 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन में क्या कर दोगे 5, क्योंकि 5 आपको डाटा दे रखे थे। ये मीन होता है, एवरेज निकाल लिया। मीडियन क्या होता है बेटा, मीडियन दो तरीके से निकलता है आपका, ठीक है। एक तरीका होता है ऑड नंबर, ऑड सीरीज के लिए, एक होता है आपका इवन सीरीज के लिए। मान लीजिए कि आपकी सीरीज ऑड है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या वाली सीरीज है, ठीक है। तो इसके लिए आप मीडियन कैसे निकालोगे, जो बीच वाला नंबर है पांचों में से, 1 2 इधर कर दो, 4 5 इधर कर दो, बीच में बचा 3, तो आपका आ गया मीडियन 3, ठीक है। मीडियन क्या आ गया बेटा आपका 3, मीडियन मध्यांक जिसको बोलते हैं। लेकिन अगर सीरीज इवन है, मान लीजिए आपका आंकड़ा दे रखा है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 वो है हमारे पास आंकड़े, तो ये इवन सीरीज हो गई हमारी, ठीक है। तो इवन सीरीज में हम क्या करते हैं, बीच के जो दो होते हैं, 1 और 2 को साइड कर दो, 5 और 6 को साइड कर दो, 3 और 4 को उठा लो और इनका एवरेज निकाल लेते हैं। यानी 3 + 4 करो, ये दो संख्या है तो अपॉन में 2 कर दो, 3 + 4 अपॉन में 2, तो 7 अपॉन में 2 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3.5 आ जाएगा, तो इसका मीडियन क्या हो गया 3.5। मोड क्या होता है बेटा, मोड होता है जो नंबर आपका सबसे ज्यादा बार आ रहा होता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आ रही है। मान लो कि मैंने आपको आंकड़ा दिया 1 1 2 3 4 1 5 6, तो इसमें 1 बहुत बार आया, 3 बार मैंने 1 बोला, तो मोड हो जाएगा 1, ठीक है। इस तरह से आपने ये तीनों समझा देने हैं आसान भाषा में। इसके बाद देखो इस बुक, इस चैप्टर में से एक्शन रिसर्च पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर ये बेटा ये क्वार्टाइल डेविएशन वगैरह ये सब छोड़ दो, ये सब नहीं आता है, ठीक है। ये बीएड वालों के लिए है, आपके लिए नहीं है। कोरिलेशन वगैरह ये सब छोड़ दो, ठीक है। इनको रीड कर लेना बस, कोरिलेशन वाला। इसके बाद रिसर्च डिज़ाइन रीड कर लेना, ठीक है। कुछ नहीं है। एक्शन रिसर्च इसमें इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 293 पे, ठीक है। एक्शन रिसर्च के बारे में अभी मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए हैं, तो इसमें देख लेना। समस्या की पहचान की जाती है, उसी वक्त उसको सॉल्व किया जाता है, एक हाइपोथेसिस बनाई जाती है, ठीक है। उस हाइपोथेसिस के आधार पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मूल्यांकन किया जाता है, परिणामों की नई परिस्थिति दी जाती है, कंटेक्स्ट के हिसाब से इसको सॉल्व किया जाता है। फिर देखो इसमें 297 पे टूल्स दे रखे हैं आपके, ऑब्जर्वेशन करके, क्वेश्चंस प्रिपेयर करके, इंटरव्यू के ज़रिए से, ठीक है, हम जो है बच्चों में एक्शन रिसर्च जो है उसको सफल बना सकते हैं। इसके बाद ये बाकी सारी चीज़ें आप रीड कर लेना, ये इंग्लिश में भी मिल जाएगा बेटा। एक्शन रिसर्च आप इंग्लिश वाले बच्चे भी इंग्लिश की बुक से रीड कर लेना, ठीक है। जो उसमें होगा वो सारा एक्शन रिसर्च में लिख देना। ये सब नहीं है। फिर तुम्हारा ये टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल आ रखा है। रेटिंग स्केल होता है ना बेटा, जैसे कि आप स्विगी और जोमेटो पे रेटिंग देते हो, वैसे रेटिंग स्केल होता है, ठीक है। तो रेटिंग स्केल अलग अलग तरीके के होते हैं, नंबर्स में, ग्राफ्स में, ठीक है। इस तरीके से देते हैं हम रेटिंग सर, जैसे कि नंबर दे दिया 5 4 3 2 1, जैसे कि हमने ये बता दिया गुड, वेरी गुड, बैड, वेरी बैड। कुछ होते हैं एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डोंट एग्री, स्ट्रांगली डोंट एग्री, ऐसे होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये बार बार एक्शन रिसर्च आ रहा है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। देखो तुम एक काम कर सकते हो, इंग्लिश वाले बच्चे हिंदी मीडियम वाले बच्चों से बोल सकते हो कि कोई कोई बच्चा जो है एक एक यूनिट की तुम्हें वो पीडीएफ बना बना के भेज दे, ठीक है। इससे क्या होगा कि तुम अगर हिंदी मीडियम की बुक पढ़ लोगे एक बार, तो तुम्हें भी आसानी हो जाएगी, तुम उसे इंग्लिश में बना के लिख लोगे, है ना। तो तुम ये काम कर सकते हो। अब मेरे पास टाइम होता ना, तो मैं तुम्हें, अगर मेरे को शुरू से मिली रहती तुम्हारी क्लास, तो मैं एक एक महीने के अंदर एक एक चीज़ तुम्हें प्रॉपर नोट्स बना के दे देती। लेकिन अब 2 महीने के अंदर मैं किताब खत्म करूँ या नोट्स बनाऊँ, हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये काम कर सकते हो, जैसे क्योंकि ये काम मैंने भी किया था, मेरे टाइम के जो बैचमेट्स थे हमने भी ये चीज़ की थी। जो हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे थे, हम उनसे किसी भी 3 4 बच्चों को पकड़ लिया करते थे और उनसे बोल दिया करते थे कि यार आज तू यूनिट 1 दे दे मुझे बना के, हिंदी का पीडीएफ बना के दे दे, तू यूनिट 2 का पीडीएफ बना के दे दे, तू यूनिट 3 का पीडीएफ बना के दे दे, या फोटो ही खींच के भेज दे बस एक एक यूनिट की, ठीक है। तो फिर हम उनको फोटो से या पीडीएफ से पढ़ लिया करते थे।
इस तरह से हमें क्लियर हो जाता था कि भाई क्या पेपर में आ सकता है। फिर देखो 313 पेज पे बेटा केस स्टडी दे रखा है। केस स्टडी जो होता है इसके अंदर पूरा किसी का निचोड़ जिसको कहते हैं वो निकाला जाता है। ठीक है, तो केस स्टडी में देखो जैसे बच्चे का नाम लिखा जाएगा, स्कूल का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, जो रिसर्च कर रहा है जिसके ऊपर अनुसंधान करता है यानी रिसर्चर का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, ये तो केस स्टडी कैसे बनती है। वैसे तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं केस स्टडी पे, पर एक बार पढ़ लेना कि केस स्टडी कैसे बनती है आपकी। ठीक है, वैसे केस स्टडी का क्वेश्चन सेकेंड ईयर में आता है, इसमें नहीं आता फर्स्ट ईयर में। तो ये आपकी इसमें वो नहीं दे रखे, क्वेश्चन पेपर नहीं दे रखे इसमें। तो आपकी पेपर 3 की बुक भी जो है वो खत्म हो गई है। ठीक है, अब पेपर 3 की आसान ही थी, इसमें कुछ ऐसा खास था नहीं बेटा। ठीक है, कल मैं आपकी पेपर 4 उठा लेते हैं, एसएसटी उठा लेते हैं पहले, है ना। एसएसटी को ख़त्म करके पेपर 2 पे जाते हैं, क्योंकि पेपर 2 थोड़ी सी टफ सी है। वो समाज और करिकुलम और शिक्षा एजुकेशन के ऊपर है, तो खैर पढ़े हुए ही टॉपिक है, उसके अंदर भी इतना मुश्किल नहीं है। पर पहले एसएसटी उठा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वो सारा पॉलिटिक्स के बारे में है ना, कि कौन किसको चुनता है, प्रेसिडेंट किसको चुनता है, प्राइम मिनिस्टर किसको चुनता है, अपॉइंटमेंट वगैरह। ये इसके बहुत अच्छे नोट्स थे मेरे पास, पता है मुझे बड़ा रिग्रेट होता है कि मैम डिलीट हो गया सब। पेपर 4 के तो बहुत टाइप किए हुए नोट्स थे मेरे पास, बहुत प्रॉपर और कंसाइंस नोट्स एकदम जिसको कहते हैं। कोई बात नहीं, चलो